तो फ्रेंड्स, अपने इस वीडियो में स्वागत करते हैं। कुछ वजह से हम वीडियो नहीं बना पाए क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी, तो मैं वापस आ गया हूँ। आज हम जो बात करने वाले हैं वो एक्सट्रीमिस्ट फेज़ की बात करने वाले हैं। मॉडरेट्स को हमने देख लिया था कि किस तरीके से उन्होंने अपने कांग्रेस को लीडरशिप प्रदान करी थी। आज हम बात करेंगे कि उनकी जो मॉडरेट्स की पॉलिसीज़ थी उसके खिलाफ एक्सट्रीमिस्ट की क्या किस तरीके से अप्रोच करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं मॉडरेट्स मेथड ऑफ प्रेयर एंड पिटीशन। जब हम मॉडरेट्स की बात करते हैं तो इन्होंने 1885 से लेकर 1905 तक कांग्रेस को एक लीडरशिप प्रोवाइड की थी। इस दौरान इन्होंने जो पॉलिसी अडॉप्ट की थी, कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड अडॉप्ट किया था अपनी मांग मनाने का, वो था इनका प्रेयर और पिटीशन का। इनका मानना ये था कि ब्रिटिश एक अच्छे लोग हैं और शायद इन्हें भारत के प्रॉब्लम्स के बारे में अवेयरनेस नहीं है, इसलिए अगर हम इनसे प्रेम से बात करेंगे और इन्हें भारत के प्रॉब्लम से रूबरू कराएंगे तो इन्हें पता चलेगा और ये उसका निवारण भी करेंगे। तो इस कोशिश में वो, इस जद्दोजहद में वो लगते हैं और थोड़ी बहुत सफलता इनको हाथ लगती है, जिसमें कि 1892 का जो काउंसिल एक्ट आता है उसमें नॉन ऑफिशियल मेंबर के तरह भारतीयों को जगह देने का प्रयास किया जाता है। लेकिन मासेस के प्रति उनका जो रुझान रहता है, या बात करें अगर आम जनता की, तो उनके प्रति जो रुझान रहता है वो इतना असरदार रहता नहीं है। इसके पीछे की वजह ये रहती है कि जो मॉडरेट्स रहते हैं वो खुद एक बहुत ही संभ्रांत वर्ग से आते हैं, एक प्रिविलेज क्लास से आते हैं। ये वो क्लास है जो अंग्रेज़ों की पॉलिसीज़ से प्रभावित हुई है, उन्हें फ़ायदा मिला है। तो ये कहना कि वो मासेस से जुड़ाव रखेंगे, रखेंगे ये तो सच है, बट उनका असर होगा ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जाते ही नहीं थे। ये बेसिकली अपनी बुक्स में ही अपने बातों को, विचारों को लिख देते थे और फिर अर्जी बना के उसको अंग्रेज़ों के सामने पेश कर देते थे। अंग्रेज़ क्या थे, अंग्रेज़ इनको सीरियसली लेते नहीं थे और फिर इसके अलावा ये काम और भी करते थे कि जो मासेस थे उनको इंक्लूड भी नहीं करना चाहते थे, क्योंकि इन्हें लगता था कि जो आम जन है वो इस वक्त आज़ादी की लड़ाई के लिए तैयार नहीं है। तो ये कुछ हिसाब किताब था मॉडरेट्स का। इसी बात को लेकर आगे चल के होती है झड़प मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट की। अब ये एक्सट्रीमिस्ट तबका कौन है और कहाँ से आया है, इसको हम थोड़ा सा समझते हैं। तो मॉडरेट्स को कुछ ज़्यादा कामयाबी मिल नहीं रही थी और वो उनको लगातार फेलियर्स मिल रहे थे। तो कांग्रेस सिर्फ मॉडरेट्स की वजह से चल रही थी ऐसा नहीं है, क्योंकि कांग्रेस में कई सारे ऐसे लीडर भी थे, कई सारे ऐसे मेंबर्स भी थे जो ये चाहते थे कि अंग्रेज़ों के खिलाफ जो कोशिश की जा रही है, लड़ाई की जा रही है, इसको थोड़ा सा एक असरदार बनाया जाए, एक फोर्सफुल तरीके से बनाया जाए, न कि याचना के माध्यम से। तो इसमें ये करते हैं कि जैसे इस समय जो उभरने वाले जो लीडर रहते हैं उनका नाम रहता है लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, अरविंदो घोष। तो इनका ये मानना रहता है कि ये जो जनता है उन्हें इस जन आंदोलन से जोड़ना चाहिए,
इसके पीछे की वजह ये है कि अगर आप आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर आप चलिए मान लीजिए स्वराज के लिए भी लड़ रहे हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए कि आप सिर्फ उनको किताबों में लिख दिया और उसको आप अंग्रेज़ों के प्रति याचना। ये अंग्रेज़ जो हैं, आप इनके किरदार को अच्छी तरीके से समझे नहीं है। अंग्रेज़ बेसिकली यहाँ पे जब आए हैं तो अपने आप को पूरी तरह से इस्टेब्लिश करके ही आए हैं, और ये भारतीयों को पूरी तरह से बर्बाद करना चाहते हैं। ये कोई अच्छे आदमी नहीं है। इनकी मंशा इतनी साफ नहीं, पाक साफ नहीं है। लेकिन मॉडरेट्स कहते थे कि नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, अंग्रेज़ों को हमारी समस्या के बारे में पता नहीं है। इस वजह से जो मॉडरेट्स थे और एक्सट्रीमिस्ट थे, इनके बीच में मतलब एक तरीके से खाई उत्पन्न हो गई। अब हो गया इस पे नहले पे दहला। हुआ क्या कि जो 1905 में क्या होता है कि उस समय का गवर्नर वाइसराय रहता है लॉर्ड कर्जन, और लॉर्ड कर्जन क्या करता है कि देखता है कि यार बंगाल में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं, यहाँ पे नेशनलिस्ट लीडर्स या नेशनलिज्म की जो भावना है वो काफ़ी प्रबलता से बढ़ रही है। तो ये क्या करता है कि बंगाल में एक चाल चलता है डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के तहत। इसको कहता है वो कि इस पॉलिसी के तहत बंगाल को इसने डिवाइड कर दिया था वेस्ट और ईस्ट में, जैसा कि आप यहाँ पे देख भी पा रहे हैं। वेस्ट में अगर बात करें तो वेस्ट बंगाल एक इनके हिसाब से चूँकि हिंदू मेजॉरिटी एरिया था, तो इसको इस ईस्ट बंगाल जो कि मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया है उससे अलग कर दिया गया। तो और वो बहाना दिया कि यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स चल रही हैं, इस वजह से इसको बांटा गया है। पर असल बात ये है कि बंगाल में कोई एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम नहीं चल रही थी। बंगाल एक्चुअली में एक नेशनलिस्ट एक्टिविटीज़ का या राष्ट्रवादी आंदोलन का एक गढ़ बनता जा रहा था, और अंग्रेज़ इसे कमज़ोर करना चाह रहे थे। अंग्रेज़ इसे कैसे कमज़ोर करते, तो मुसलमानों के अंदर एक ऐसी भावना उभारते कि हम आपके लिए जब तक हैं यहाँ पे तब तक हम आपको एक हिंदू मेजॉरिटी से बचा के रखेंगे और आपको कुछ सहूलियत भी देंगे। तो इस वजह से क्या होता है कि जो यहाँ पे कुछ मुस्लिम तबकों को लगता है कि हाँ ये तो ठीक काम हुआ है। तो इसमें क्या होता है कि बंगाल का इसमें पार्टीशन होता है, तो इसमें बाकी समुदाय के लोग तो इसका विरोध करते हैं। कांग्रेस इसका भरपूर तरीके से विरोध करती है। क्या मॉडरेट्स और क्या एक्सट्रीमिस्ट, क्या गर्म दल क्या नरम दल, दोनों ही इसका पूरे से विरोध करते हैं। वो अपने तरीके से विरोध करते हैं, गर्म दल अपने तरीके से विरोध करती है। लेकिन इस विरोध का कुछ खास फ़ायदा होता नहीं है, क्योंकि इसमें हर किसी की वॉइस शामिल नहीं रहती है, यानी हर कोई एक साथ आया नहीं रहता है। बंगाल की जो मुस्लिम जनता रहती है, जो मुस्लिम आबादी रहती है, वो इस जन आंदोलन के प्रति एकदम उत्साहहीन, यानी एकदम नीरस भाव से इस चीज़ को देखती है, क्योंकि उसे लगता है कि ये लोग बस अपने मतलब के लिए देख रहे हैं, और राष्ट्रवादी आंदोलन कुछ ऐसी चीज़ नहीं है। इसमें मुसलमानों को कुछ मिलना जुलना तो है नहीं। अगर भारत कल को आज़ाद हो भी जाता है तो इसमें हमारा कौन सा फ़ायदा होगा, इसमें तो सारा फ़ायदा हिंदू ले जाएंगे। तो एक अलगाववाद की जो भावना है, जो कोशिश थी लॉर्ड कर्जन की, वो अलगाववाद के बीज यहाँ पे इस पार्टीशन और बंगाल के तहत बो दिए गए थे।
वहीं अगर बाकी जन समुदाय और मेन स्ट्रीम्स की बात किया जाए तो यहाँ पे विभिन्न तरीके से इस स्वदेशी आंदोलन को बढ़ाया जाता है। जैसे अ, कई सारे नेता लोग जो रहते हैं वो यहाँ पे खादी के कपड़े पहनने लगते हैं। देशज यानी देसी इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश करने लगते हैं। तो ये सारी चीज़ें होने लगती हैं। आम जनों के लिए पॉलिटिशियन के खिलाफ अमार सुनार बांग्ला नाम का एक गाना गाया जाता है, जो कि आगे चल के बांग्लादेश का नेशनल एंथम भी बन जाता है। राखी बांधी जाती है एक दूसरे को और गंगा स्नान किया जाता है ताकि अंग्रेज़ों का विरोध किया जा सके। लेकिन जो नरम दल थे वो चाहते थे कि जो ये स्वदेशी आंदोलन है इसे सिर्फ बंगाल तक सीमित रखा जाए। वहीं गरम दल थे वो चाहते थे कि ना इसे जो है पूरे भारत में फैलाना चाहिए, क्योंकि अगर ये हमने इसे पूरे भारत में नहीं फैलाया तो इससे अंग्रेज़ों के खिलाफ उनकी जो नीति, अंग्रेज़ों का जो असली चेहरा है वो कैसे पता चलेगा। इस मैटर को लेकर इन दोनों धड़ों में लड़ाई हो गई और इसका असर हम देखते हैं 1907 का कांग्रेस सेशन, जहाँ पे सूरत स्प्लिट होता है। अब हम बात करते हैं एक्सट्रीमिस्ट फेज की। तो द पीरियड बिटवीन 1905 and 1915 was considered to be the phase of extremists, and during this phase they discarded the methodology of a moderates of a prayer and a petition and instead used a method of a mass mobilization। यानी कि यहाँ पे क्या होता है कि जो इस दौरान होता है गरम दल का दौर होता है, यहाँ पे मॉडरेट्स का जो तरीका होता है वो जो प्रेयर पटिशन होता है उसको उसको फेंक दिया जाता है, उसको दरकिनार करके ये अपने तरीके से विरोध का तरीका निकालते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि कई सारे लीडर्स होते हैं, जैसे बाल गंगाधर तिलक हो गए, लाला लाजपत राय हो गए, विपिन चंद्र पाल हो गए, अरविंदो घोष हो गया और उनके भाई बालेंद्र घोष हो गए। तो ये सारे जो कांग्रेस की लीडरशिप होती है ये इस दौरान में एक्सट्रीमिस्ट फेज में इनको लीडरशिप प्रोवाइड करती है और इन्होंने बड़े स्तर पे स्वदेशी आंदोलन को शुरू करते हैं और ये इसको बंगाल के अलावा बम्बई ले जाते हैं, पंजाब ले जाते हैं, यूनाइटेड प्रोविंस, NWFP मद्रास तक इसको फैला देते हैं। लेकिन मॉडरेट्स का इनको सहयोग रहता नहीं है, तो गवर्नमेंट बड़ी बेरहमी से इनको दबाने का प्रयास करती है और इन्हें जेल में भी डाल देती है। तो इस वजह से जो क्या होता है कि जो एक्सट्रीमिस्ट के जो लीडरशिप सेल चली जाती है, तो इससे और ज़्यादा जो उग्र विचारधारा के लोग रहते हैं वो आ जाते हैं, सामने आ जाते हैं। वो जिसे हम कहते हैं मिलिटेंट नेशनलिज्म। यहाँ पे एक कल्ट ऑफ वायलेंस डेवलप होता है और इस कल्ट ऑफ वायलेंस से क्या होता है कि इस पूरे दौर में मतलब एक रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी शुरू हो जाती है, क्रांतिकारी आंदोलन शुरू हो जाता है, जिसमें कि एक व्यक्तिगत तौर पे बहादुरी और वीरता को शो किया जाता है। इसमें कई सारी कोशिश की जाती है, जैसे वहाँ के जो बंगाल के जो ढाका का जो गवर्नर रहता है उसको, इसका नाम रहता है किंग्स फॉर्ड, उस पर हमला उस पर बम फेंकने की कोशिश की जाती है लेकिन नाकाम हो जाता है। इसके अलावा ऐसे कई सारी डकैती की जाती है जिससे क्या अंग्रेज़ों से पैसा लूटा जा सके। फिर गदर आंदोलन यहाँ पे शुरू होता है। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पे चलती रहती है 1905 से 1912 के बीच में। तो इससे क्या होता है कि इससे एक तरीके से अंग्रेज़ों के अंदर भय बढ़ जाता है, तो और वो इन क्रांतिकारियों को और बेरहमी से दबाना शुरू कर देते हैं। अब हम
एक्सट्रीमिस्ट या गरम दल वालों के मूल्यांकन के तौर पे अगर हम बात करें तो उनकी जो अचीवमेंट थी, उनका सबसे बड़ा अचीवमेंट ये था कि वो आम जन समुदाय को राष्ट्रीय आंदोलन के साथ जोड़ने का जो काम है वो बखूबी किए थे। उनका सबसे बड़ा औचित्य ये था, उनका सबसे बड़ा जो अचीवमेंट यही था कि चूँकि नरम दल थे वो अपना औचित्य खो चुके थे, और इस दौर में जब गांधी जी आए नहीं थे तो उस बीच के दौर को कवर करने के लिए एक ग्राउंड वर्क तैयार करते हैं, एक लीडरशिप प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि कांग्रेस का जुड़ाव मासेस के साथ यानी कि आमजनों के साथ हो जाए। इससे क्या होता है कि जब महात्मा गांधी आते हैं भारत में, तो उनको एक ऐसी कांग्रेस हाथ में लगती है जो ऑलरेडी मासेस के बीच में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, एक नेशनल मूवमेंट की ऑर्गेनाइजेशन की तरह। लेकिन इनकी सबसे बड़ी खामी ये थी कि ये अपनी जो सोच थी, अपनी जो सोचने का इनका ढंग था, वो था ओरिएंटलिस्ट लुक। तो उस वजह से क्या होता है कि इन्हें मुस्लिमों का बहुत ज़्यादा समर्थन मिलता नहीं है। और हालांकि बदरुद्दीन तैयब जी जैसे कांग्रेस की लीडरशिप रहती है, उसके साथ इसके अलावा उलेमा जैसे ऑर्थोडॉक्स एलिमेंट रहता है, जैसे हम कहते हैं कि दारुल उलूम देवबंद, उसे भी कांग्रेस का सपोर्ट रहता है। लेकिन ज़्यादातर जो मुस्लिम रहती है जैसे तो वो मुस्लिम लीग के साथ आ जाती है। और ख़ासकर अगर हम बात करें तो जो पार्टीशन ऑफ बंगाल होता है, उसके बाद तो ये चीज़ें और ज़्यादा सामने आती हैं कि चूँकि लॉर्ड कर्जन क्या करता है कि ईस्ट बंगाल एंड असम को एक नया प्रोविंस बना देता है और उसे एज अ मुस्लिम प्रोविंस दिखाता है। तो इससे मुस्लिम्स के बीच में एक ये धारणा जाती है कि हमारे लिए तो हम तो हमेशा से अलग रहे हैं, और ये जो कर रहे हैं इनको करने दो, हमें इनसे क्या मतलब है। तो ये एक पार्टीशन ऑफ बंगाल का असर रहता है। फिर इसके अलावा जो तिलक का जो गणपति महोत्सव और शिवाजी द्वारा अफजल खान को मारने का जो नाटक है उसको दिखाया जाता है महाराष्ट्र में। तो इससे भी जो जिसे हम कहते हैं कि एक मुस्लिमों में अलगाववाद की जो भावना होती है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो गांधीवाद के दौर में जब राष्ट्रीय आंदोलन मासेस तक पहुंचने लगता है और उनमें अच्छा खासा मासेस का पार्टिसिपेशन होता है, तो उसमें यही एक वजह रहती है जो कि कांग्रेस को पार्टीशन होने से रोक नहीं पाती है। और हम देखते हैं कि 1920 के दशक में इसी वजह से कई सारे दंगे भी होने लगते हैं। निष्कर्ष के रूप में बात करें तो एक्सट्रीमिस्ट फेज जो है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण फेज है, और क्योंकि ये जो है कांग्रेस का हमारा जो राष्ट्रीय आंदोलन है उसका सोशल बेस को चौड़ा करता है। लेकिन इसी के साथ साथ ये भी होता है कि जो गरम दल होते हैं वो कम्युनल टेंडेंसी मुस्लिमों के अंदर जो बढ़ रही होती है उसे टैकल करने में या फिर उसे रोकने में नाकाम रहते हैं। और यहाँ पे मुस्लिम ये अपने आप को मानने लगते हैं कि वो हिंदू से अलग हैं और सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग करने लगते हैं। और जब मॉडल मिंटो रिफॉर्म के तहत इसे मुस्लिम लीग क्या करती है कि जो मॉडल मिंटो रिफॉर्म में उसे सेपरेट इलेक्टोरेट मिल भी जाता है, और इससे मुस्लिम लीग के अंदर मुसलमानों की भर्ती और ज़्यादा तेज हो जाती है और मुस्लिमों के बीच में मुस्लिम लीग पॉपुलर हो जाती है। तो आगे की स्टोरी को हम जानने के लिए पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।